मैंने ये सोच लिया था कि अब अगर इन लोगों ने मुझसे किसी भी बात पर झगड़ा किया तो इनका घर छोड़ दूंगी। हुआ भी यही कि एक रोज़ जब मैं मार ने बिला वजह मेरी किसी छोटी सी बात पर बेइज्जती की तो मैं माँ के घर चली गई और उनसे अपने सारे दुख बयान कर दिए। जब अब्बू के चहीते दोस्त वहीद साहब को इल्म हुआ जिन्होंने ये शादी करवाई थी तो वो मामले के बीच में आ गए, अब्बू पर दबाव डाला। फिर मामार के घर जाकर इसको और मेरी सास को समझाया और मुझे दोबारा मेरे घर वापस भेज दिया और मैं दोबारा वापस मामार के घर आ गई। मगर पूरी तरह मेरा दिल और दिमाग इन लोगों से बागी हो चुका था। वो पहले जैसी मेरी सूरत ही ना रही थी, बदशक्ल हो गई थी। आने के सामने खुद को देखकर परे हट जाती, जहन सुलग उठता कि चुप रहकर और मायके की लाज निभाते निभाते मैंने खुद के साथ क्या अंधेरा कर डाला था। इन लोगों की खातिर कि जिनको मेरा रत्ती बराबर भी एहसास नहीं है। वो सूरत जो लाखों में एक हुआ करती थी अब बेरौनक और उजड़ी उजड़ी लगती है। मैंने एजाजी नंबरों से टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में मास्टर किया था और शौहर जाहिल अनपढ़ मिला था। यही नहीं, ये खुद गर्ज और बेहिस लोग थे जिनको मेरी कदर ना थी। ऊपर मैं अपने घर को कायम रखने के तसव्वुर में हलकान हो जाती। अब सोच सताती कि आखिर कब तक जुल्म सहूँगी। क्या यही शौहर मेरी किस्मत में था? अब अगर मेरी तकदीर अच्छी नहीं तो मैं ख़ुद अपनी तकदीर अच्छी बनाऊँगी, यही ठान ली थी। कहाँ मैं, कहाँ ममार। मैं तो किसी महल में राज करने के लिए पैदा हुई थी और किस के साथ जा पड़ी सिसक रही हूँ। कैसे अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, कार कोठी सब नाम कर देने पे तैयार थे। खुदा जाने वहीद के सर में कैसा सौदा समाया, मुझको भांजे से ब्याह दिया, वालिद साहब के सर हो गया और मेरी किस्मत फूट पड़ी। अब्बू के दोस्ती के रिश्ते में मैं तो बेमौत मारी गई। जितना सोचती उतना ही दिमाग ख़राब होता। मैंने तहिया कर लिया था कि अब सभी हिसाब चुकता करके दम लूँगी। मुझको अब किसी की परवाह ना थी। कहते वापस चली जाओ तो मैं वुमेन हॉस्टल में जाके रह लूँगी, लेकिन घर नहीं जाऊँगी। अब मैं माली तौर पे किसी की मोहताज ना थी। जब इम्तियाज़ साहब को इल्म हुआ कि मैंने ममार का घर छोड़ दिया है तो वो सोच में पड़ गए। वो जो वाले साहब के बारे में कहते थे कि न जाने क्या सोचकर कब्बे की चोंच में अनारकली दे दी है, वही इन सब से ज़्यादा मेरे बारे में मुतनफ़िर थे। मेरे साथ और बहुत सी लड़कियाँ काम करती थीं। इम्तियाज़ साहब फ़िल्म के मालिक थे। वो इनको देख कर सहम जाती थी, जबकि मैं बेधड़क इनके ऑफ़िस में जाकर बैठ जाती और अपने मसाइल इनसे बयान करती। बास की गाड़ी मुझको घर छोड़ कर आती थी। मुलाजिम लड़कियां मुझको देख कर रश करती थी। वो मुझसे सख्त बेचैन रहती थी। कोई बात मालिक से कहनी होती तो मेरी मिन्नत करती थी कि तुम कह दो, हमारी सिफारिश कर दो, हमें तो इनसे डर लगता है। एक रोज़ इम्तियाज़ साहब ने मुझसे कहा, कौसर मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। तुम आखिरकार सारी ज़िंदगी तन्हा कैसे गुजारोगी? जब तक मैं ज़िंदा हूँ और इस फिल्म का मालिक हूँ तुमको तहफ़्फ़ुज़ दे सकता हूँ, लेकिन मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? मेरे बाद खुदा जाने मेरा बेटा इस कारोबार का क्या करेगा, वो इसको संभाल पाएगा भी या नहीं। इस रोज़ मुझे इल्म हुआ कि इनका कोई बेटा भी है जो बैरून मुल्क में है। इम्तियाज़ साहब ने इसको पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा था, मगर वो बाद में वहीं का होकर रह गया। आपका बेटा भी आता है आपसे मिलने? वो नहीं आता। मैं भी वहाँ जाकर उससे मिल आता हूँ। मैं तो शायद इसके बारे में भी उतना ही फ़िक्रमंद हूँ जिस कदर तुम्हारे बारे में। आप इनके बारे में क्यों इतना फ़िक्रमंद हैं? वो पाकिस्तान आना नहीं चाहता और मैं अमेरिका जाकर बसना नहीं चाहता। एक बेटी है, वो भी बैरून मुल्क है और मेरे बच्चों की माँ को इस दुनिया से रुखसत हुए 20 बरस गुजर चुके हैं। अकेले रहने से जी घबराता है। बेटी की शादी कर देने के बाद चाहता था कि बेटी की भी शादी कर दूं ताकि बहू घर में आए, पोते पोतियों से रौनक लग जाए। एक बार मेरा मुरझाया दिल फिर से जी उठे, मगर अफसोस शायद ना माना और इसने अमेरिका में शादी कर ली। इम्तियाज़ साहब इस कदर दुखी दिखाई दे रहे थे कि मैंने जाना कि वो वाकई मुझसे भी ज़्यादा वीरान दिल के मालिक हैं। मैं बस चुप करके बैठी रही, कुछ देर खामोश रही। वो जैसे अपने ख्यालों से जाग पड़े हैं। वो बोले, मैं भी तुमसे क्या बातें कर बैठा, तुम तो खुद परेशान हो। मेरा क्या है, ज़िंदगी का आखिरी पहर है। चलो सब कुछ तकदीर पर और अपने रब पर छोड़ते हैं। तुम मेरे लिए दुआ किया करो, मैं तुम्हारे लिए दुआ किया करूँगा। ज़रूर हम में से किसी एक की दुआ तो कबूल हो जाएगी। कुछ ही दिन गुजरे थे। एक रोज़ जब मैं ऑफ़िस गई, उन्होंने मुझे बुलाया। वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। कहने लगे, आज एक बड़ी खुशखबरी है, शायद कल पाकिस्तान आ रहा है। क्या तुम थोड़ा सा वक्त मुझे दे सकोगी? मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी निगरानी में इसके लिए खानसामा से खाना बनवाओ और हम दोनों मिलकर इसका इस्तकबाल करें। मैंने कहा, क्यों नहीं इम्तियाज़ साहब, मैं ज़रूर आपकी खातिर ये सब जिम्मेदारियाँ निभाऊंगी। अगले सुबह मैं ऑफ़िस पहुंची तो इनका ड्राइवर मेरा मुंतज़िर था। वो मुझे इनकी रिहाइश गाह ले गया। मैंने इनके घर की सजावट की। शाहिद के कमरे को जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही सजाया। किचन में खानसामा के साथ रहकर खाने की तैयारी कराई। जिनकी हदायत मेरे वास ने की थी वो ख़ुद बेटे को लेने एयरपोर्ट चले गए। फ़्लाइट आधी रात को ही आ गई थी, लेकिन इनका सपूत बाप के घर आने के बजाय एक दोस्त के हमरा इसके घर चला गया। जब शाहिद ने इम्तियाज़ साहब को फ़ोन किया तो वो बताने लगे कि वो इसको लेने के लिए आए हैं। शाहिद इंतहाई खूबसूरत नौजवान था। मैं इसको देखकर दंग रह गई। ख्याल था कि अपनी
बीवी के हमरा होगा, मगर वो अकेला ही आया था और कोई दूसरा इसके हमरा ना था। पता चला कि अमेरिकन बीवी ने तलाक हासिल कर ली थी, लिहाजा अब मसूब वहाँ अकेले रहते हैं। बहरहाल इम्तियाज़ साहब ने मेरा तारुफ़ करवाया। शाहिद मुझसे अच्छी तरह और अखलाक से मिला। जब उन्होंने खाना खा लिया तो मैंने रुखसत होना चाहा। इसके ड्राइवर ने मुझे घर पहुँचा दिया। अगले रोज़ इतवार था। 11 बजे इम्तियाज़ साहब हमारे घर अब्बू से मिलने आए। शाहिद हमरा था। उन्होंने वालिद साहब से कुछ बातें की और इनके जाने के बाद मेरे वालिद ने जो बात कही मैं सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने कहा, बेटी, मैंने वहीद के कहने पर तुम्हारे साथ बेहद जुल्म किया और ममार वाकई तुम्हारे काबिल नहीं था। मैंने फ़ैसला किया है कि तुम मुझसे खुला हासिल कर लो। अगर तुम इस अमर पर राज़ी हो तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। मुझे अब तुम्हारे इस्तकबाल की या कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि इम्तियाज़ अपने बेटे शाहिद के लिए तुम्हारा रिश्ता लेना चाहता है। इनके बेटे ने तुमको शाहिद के ऑफ़िस में देखा, पसंद कर लिया है। अब ये तुम्हारी मर्ज़ी है कि अपने मुस्तकबिल और ज़िंदगी का जो फ़ैसला चाहो कर सकती हो। इस बार मैं हरगिज़ तुम पर अपनी मर्ज़ी न चलाऊँगा। मैं हैरत के समंदर में डूबी अपने वालिद की बातें सुनती रह गई। मैंने अम्मी को बताया कि वालिद ने जो फ़ैसला इस बार किया है वो जो भी कहेंगे मुझे मंजूर है, मगर मैं मामार के घर हरगिज़ दोबारा जाना नहीं चाहती। मुझे इस शख्स से निजात ही चाहिए। यूँ किस्मत का पांसा पलटा और मेरी शादी शाहिद से तकदीर में लिखी थी सो हो गई। हालांकि मैंने शाहिद को कभी देखा ना था, ना तसव्वुर में ऐसा कुछ सोचा भी था कि मामार से खुला लूँगी और शाहिद से शादी होगी। इसके बाद एक खुशियों भरी पुरसुकून और भरपूर ज़िंदगी मेरे मुंतज़िर होगी। आज मैं खुश खुरम शाहिद के साथ ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। इम्तियाज़ अंकल इस दुनिया में नहीं है, मगर इनको दुआएं देती हूँ। मज़ीद अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।